हेलो दोस्तों, मैं करण पंड्या कोलकाता का निवासी हूँ और बैंगलोर की एक टेक कंपनी में करायत हूँ। मुझे सस्पेंस और थ्रिलर स्टोरीज़ बहुत पसंद है और मेरा यही शौक़ मुझे राजीव शर्मा जी के यूट्यूब चैनल राजीव किष्किंधा की ओर खींचा ले चला गया। मुझे उनकी हर सस्पेंस स्टोरीज़ बहुत पसंद आई है, पर जो मेरी सबसे फेवरेट स्टोरीज़ है वो है द सील्ड एनवेलप और हरी बोतल में वसीयतनामा। मैंने शर्मा जी से संपर्क साधा और उन्हें ये कहा कि अगर ये दो कहानियाँ जिनके टोटल 10 एपिसोड्स हैं, इन्हें यदि एक वीडियो में प्रस्तुत किया जाए तो अच्छा होगा। उन्हें मेरा ये सुझाव पसंद आया। तो पेश है दोस्तों आप लोगों के लिए दो कहानियाँ, सील बंद लिफाफा और वसीयतनामा। और इस वीडियो में स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हैं और राजीव शर्मा जी ने मुझे ये सम्मान दिया है कि इस स्पेशल वीडियो को मैं ही इंट्रोड्यूस करूँ। वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रस्तुति पसंद आएगी। नाउ ओवर टू राजीव शर्मा। दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी ओरिजिनल सस्पेंस थ्रिलर को लेकर के। ये कहानी मैंने अभी पिछले हफ्ते लिखी। कहानी का शीर्षक है सील बंद लिफाफा। पूरे राज्य में शोक लहर थी। बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। क्यों ना हो, अभी अभी खबर आई थी कि उनके प्रिय राजा नहीं रहे और बहुतों ने, अधिकतर ने तो उस दिन खाना ही नहीं खाया। और क्यों ना हो, वो राजा भी तो पिता समान थे। क्या नहीं किया उन्होंने 30 साल के अपने शासन में। वो राज्य, वो देश जो सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आता था, विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध देश की सूची में उन्होंने डाल दिया महज 30 सालों के शासन में। वो भाई उम्र भी क्या थी, 57 साल। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। वो कमबख्त एक्सीडेंट, दुर्घटना ना हुई होती, ना राजा ने इतने बुरी तरह चोटिल हुए होते, ना उन्होंने खाट पकड़ी होती, तो वो सबके बीच होते। वो राजा भी कुछ ऊंचे पाए के राजाओं में से थे जो इस राज्य ने कभी देखा नहीं था। हर वक्त राष्ट्र निर्माण में लगे रहते थे। वो राजा जब उन्होंने गद्दी संभाली थी तो पूरे देश में 10 किलोमीटर की सड़कें नहीं थी। और वो राजा जिसने देश को एक ऐसी पायदान पे लाके खड़ा कर दिया कि वो विश्व के समृद्ध देशों की सूची में टॉप कर रहा था। सभी लोग परेशान थे, लेकिन परेशानी का सबब एक और भी था और यहां समस्या बहुत ज्यादा गंभीर थी। राष्ट्र निर्माण में सदैव लगे रहने वाले राजा के पास इतना समय नहीं था कि वो शादी कर सके। शादी करी नहीं। तो बहरहाल कोई उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया। उस सब का समय कहां था उनके पास। उनको क्या पता था कि एक ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जिसमें वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाएंगे और उस अवस्था से कभी उबर नहीं पाएंगे। अब समस्या ये थी, राजा तो चले गए, संतान कोई है नहीं, उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो अब अगला राजा कौन होगा।
तभी एक खोजी पत्रकार ने एक धमाका किया, बहुत बड़ा धमाका, और बताया पूरे देश में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये बताया कि राजा एक सीलबंद लिफाफा छोड़ के गए और उस सीलबंद लिफाफे में उन्होंने एक ऐसी शर्त लगाई है कि अगर रॉयल फैमिली, राज परिवार 3 दिन तक उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी चुनने में असमर्थ रहता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नाम तजवीज किया है जो उन्होंने अपनी लेखनी में, अपनी ही हैंडराइटिंग में, अपनी ही लिखाई में एक सीलबंद लिफाफे में डाल रखा है। वो सीलबंद लिफाफा 3 दिन के बाद खोला जाएगा। तीन दिन गुजर गए, हुआ वही ढाक के 3 पात। राज परिवार में कोई एका हो नहीं पाया। किसी ने कहा कि फला को राजा होना चाहिए, किसी ने कहा कि उसको होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं उसको होना चाहिए। अब अगर 10 लोग एक उस रथ के समान हो जो 10 दिशाओं में रथ को हाँक रहे हैं, तो क्या होगा? हुआ वही सीलबंद लिफाफे की तरफ सारे देश की टकटकी लग गई। वो सीलबंद लिफाफा खोला गया भरे दरबार में। ये जब खोला गया, उसमें से एक सफेद कागज का पन्ना निकला और उस कागज के पन्ने को सबके तरफ चमकाया गया, सारे दरबार को दिखाया गया। ये राजा की लिखाई थी, सिर्फ एक नाम लिखा था। वो नाम पढ़ा गया, बावाज़े बुलंद पढ़ा गया। और जब वो नाम पढ़ा गया, पूरे राज दरबार में और बाद में पूरे देश में एक सन्नाटा से छा गया। अरे, इसको तो हम जानते हैं। ऐसा कोई भी शायद शख्स नहीं था वहां पर, जो शायद पूरे देश में ऐसा ना होगा जो उस शख्स को ना जानता, जो उनका भावी राजा होने जा रहा था, जिसका राजा ने अपनी सिफारिश की थी अपने सीलबंद लिफाफे में। लेकिन ऐसी क्या खास बात थी उस शख्स में, और वो इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे पा गया? कौन था वो? अब जब नाम पढ़ा तो लोगों ने देखा, सुना कि भाई ये तो हमारे राजा दूर की कौड़ी लेके आए भाई। उस शख्स को हर एक कोई जानता था, क्यों ना जाने। वो जो सेलिब्रिटी बना था 1 हफ्ता पहले तो बना था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 5 दिन पहले शायद। कैसे? अरे, राजा की का दोस्त था वो, खास दोस्त था। ये खोजी पत्रकार ने बताया। खोजी पत्रकार ने एक के बाद एक बहुत सारे आर्टिकल्स डाले और ये बताया कि भाई राजा इस शख्स को साल भर पहले मिला था और सीक्रेट मिलता था, हमेशा सीक्रेट में, गुप्त, और बराबर मिलता था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे राजा की और उस शख्स की मीटिंग्स ज्यादा बढ़ती गई।
खोजी पत्रकार भी कमाल की चीज था भाई, कहां से उठा के लाया था खबरें। अब जब ये इतना तक पता लग गया कि हाँ, कि ये शख्स राजा के बहुत करीब था, या राजा इसको बहुत चाहता था, ये खोजी पत्रकार को भी समझ नहीं आया कि वो राजा से क्यों चाहता था। ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन पूरे देश को आश्चर्य में डुबो दिया राजा के उस कदम ने जो 4 दिन पहले हुआ, उनकी मौत से। क्या था वो? अरे कभी देखा है, कभी सुना है कि राजा, ठीक है, राजा बहुत लोगों की शादियां कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। राजा बहुत लोगों का कन्यादान करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। राजा बहुत लोगों का सामूहिक विवाह कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कभी देखा है, सुना है कि राजा, वो राजा जो अपने पलंग से उतर सकने के सक्षम नहीं है, अपने पलंग से नहीं उतर सकता, उस राजा ने अपने शयन कक्ष में, अपने रॉयल बेडरूम में इस बंदे की शादी कराई। अब देश मान गया भाई कि हाँ, कुछ तो बात होगी इसमें जो हमने नहीं देखी, राजा ने देखी। और राजा तो माई बाप है, राजा ने कुछ तो देखा होगा, राजा का इतना साल का अनुभव है। तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, हमें इसको कबूल करना चाहिए। और वही हुआ। अब खोजी पत्रकार ने थोड़ा बहुत कुछ और खोज करी, पता लगाया कि भाई ये जो शख्स है, ये एक नोबल मैन है, मतलब एक ऊंचे परिवार का है, एक ऊंचे खानदान का है, धनाढ्य वर्ग से है, उम्र कोई होगी 45-47 की, शादीशुदा नहीं था, पहली शादी थी इसकी, जो राजा ने अपने बेडरूम में कराई थी। अब सवाल ये आया कि राजा ने जो उसकी शादी कराई अपने शयन कक्ष में, तो उसके पीछे कारण क्या था? अब ये सवाल हर एक शख्स की जवान पे था, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। खैर, यही एक सवाल है जो आगे जाकर बहुत ज्यादा अहम होने जा रहा है। नए राजा का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन ये भी राज्याभिषेक बहुत दिलचस्प था। यहां पर राजा को देख करके तो बहुत लोगों में उत्सुकता थी, लेकिन अब जब राजा का राज्याभिषेक हुआ तो साथ में रानी भी थी, क्योंकि अभी तो शादी हुई थी जो पुराने राजा ने कराई थी। अब रानी को देख करके बहुत लोग तो गश खा के गिर गए। अरे ऐसा सौंदर्य कभी ऐसा सौंदर्य भी होता है क्या? सिर्फ सुना है, देखा है, पढ़ा है, रियल लाइफ में होता है कभी ऐसा सौंदर्य? गजब। अब उसके बाद नया राजा और उनकी रानी, उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया।
अब राजमहल में प्रवेश करने के दौरान भी जितने नौकर चाकर थे, दास दासियां थे, जितने लोग थे, उस सब के सब परेशान रानी को देख रहे थे कि क्या ये इतनी खूबसूरत कोई औरत हो सकती है। खैर, रानी मुस्कुराती हुई, शर्माती हुई, सकुचाती हुई अपने प्रिय के साथ, अपने पति के साथ चुपचाप सारी रस्में उसने अदा करी और राजमहल में फिर से वही हर्षोल्लास छा गया। एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गया, वही हर्षोल्लास। राजा को समझ नहीं आता था कि उसकी ये लॉटरी कैसे खुली, और रानी थी, कुछ बोलती नहीं थी, हमेशा शर्माई हुई, सकुचाई हुई, द गर्ल नेक्स्ट डोर, इस तरह से बिहेव करना। खैर, राजा ने एक खास घोषणा करी और घोषणा यह थी कि अब से हमारे साथ राज दरबार में रानी भी राजपाट में हिस्सा लिया करेंगे। ये एक बड़ा कदम था जो जिनको लोगों ने इसको, खोजी पत्रकार ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि ये विमेन एम्पावरमेंट है, कि औरतों का सशक्तिकरण, और इसकी सबने बुरी बुरी प्रशंसा करी, लेख लिखे गए, टीवी शोज हुए, राजा की और भी प्रशंसा हुई और राजा के साथ साथ रानी भी विश्व प्रसिद्ध हो गई। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। होने को जैसे ये अच्छा ही नहीं लगा था कि कोई इतनी ज्यादा खुश इतने समय तक भला कैसे रह सकता है। तीसरे हफ्ते से शादी के बाद नए राज्य का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और ऐसे बिगड़ने लगा कि पूछो मत। चेहरा पीला पड़ने लगा। चौथे हफ्ते आते आते दाढ़ी बड़ी हो गई। एक क्लीन शेवर आदमी एकदम से बुढ़ा लगने लगा। रानी ने सारे अपने देश के, अपने जितने नीम वकील, जितने राज्य वैद्य, जितने डॉक्टर्स थे, सबकी पूरी टीम तैनात कर, कोई सफल नहीं हुआ। यहां तक कि अपने विदेश से भी एक एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई, कोई सफल नहीं हुआ। एक हफ्ता और गुजर गया और उस एक हफ्ते के बाद पूरे राजमहल में मरघट वाली सन्नाटा छा गया। खबर यह थी कि नए राजा अब अपने शयन कक्ष से भी बाहर नहीं आ सकते। जो हालत पुराने राजा की एक्सीडेंट के बाद हुई थी, दुर्घटना के बाद हुई थी, वही हालत
नए राजा की अब थी, लेकिन सवाल ये था हर एक की जबान पर कि पुराने राजा का तो एक दुर्घटना हुई थी, नए राजा के साथ क्या हुआ। प्रजा में आपस में ये बात चलने लगी कि क्या हमारे राज्य को, हमारे देश को नजर लग गई। उधर रात का माहौल, राजा का शयन कक्ष, राजा अपने पलंग पर और साथ में रानी। राजा तकलीफ में करा रहा है, उधर रानी माथे पे कोई शिकन नहीं, मैगजीन के पन्ने पलट रही है मैडम। राजा कुछ बोलने की कोशिश करता है, बोल नहीं पाता, हिलने की कोशिश करता है, हिल नहीं पाता, दोबारा बोलता है, दोबारा हिलता है, दोबारा असफल होता है। अब इधर रानी समझ जाती है, मैगजीन बंद करती है, बोलती है, कुछ कहना चाहते हो? कहता है, हाँ मैं मर रहा हूं। रानी कहती है, मैं जानती हूं भाई। राजा को तो काटा तो खून नहीं, मैं जानती हूं मतलब वो अवाक रह गया भाई। इतनी बड़ी बात, यानी कि क्या मतलब इसका, ये पीछे इसके। कुछ पल गुजर जाते हैं, कुछ मिनट गुजर जाते हैं, रानी वापस अपने मैगजीन और अब फिर राजा कोशिश करता है ध्यान आकर्षित करने का रानी का। रानी को बोलता है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। फिर मैगजीन बंद कर दी रानी, बोलो। देखो मुझे इतना बता दो, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई, तुम कौन हो। अब रानी मैगजीन फाइनली बंद करती है, आखिर उसका प्लान सफल हो रहा था। रानी कहती है, अच्छा चलो, मरते हुए व्यक्ति की तो इच्छा पूरी करनी चाहिए। राजा कहता है, आज मुझे लगता है मेरा आखिरी दिन है, तो आज तो बताइए तो सुनो। रानी कहती है, मैं तुम्हारी कभी थी ही नहीं, ना हो सकती थी। ये तो पुराने राजा थे जिनकी प्रेमिका थी मैं, हम सीक्रेट मिलते थे। महीना महीने हो गए, राजा मेरे प्रेम पाश में गिरफ्तार थे। अब कई बार उनको बोला मैंने कि आप शादी करो, शादी करते हैं, लेकिन नहीं। राष्ट्र निर्माण से फुर्सत मिलती थी, लेकिन वो एक्सीडेंट, वो दुर्घटना, जब दुर्घटना हुई तो हमें भी पता चला कि इतना ज्यादा विकट दुर्घटना है। अब दुर्घटना के जब 2-3 दिन के बाद सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो मैंने राजा से पूछा कि क्या करें, शादी कर लो अब तो राजा ने मुझसे कहा कि मैं अपनी प्रजा को जानता हूं तुमसे अच्छी तरह,
मैं अभी शादी कर लूंगा और 2 दिन के बाद निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा दुनिया से, फना दुनिया से। ये प्रजा तुम्हें जूतियां मार के बाहर निकाल देगी। सबसे पहले राजदरबार, अब रानी ने अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करी। उसको बताया कि देखो मैं मां बनने वाली हूं और ये मैं तुम्हारे लड़के की मां बनने वाली हूँ, बेटे की मां बनने वाली हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट की रिपोर्ट्स भी उसने फाइल कर दी, सामने दिखा दी। राजा बहुत खुश हुआ, कहता लेकिन समस्या ये है कि अब मैं शादी कैसे करूं, क्या दिक्कत है। लेकिन राजा कहता कि देखो ये प्रजा नहीं मानेगी, तुम चाहते क्या हो, तुम ये चाहते हो कि तुम रानी बनना। उसने कहा तुम ये चाहते हो कि हमारा पुत्र इस देश का राजा बने। हाँ, तो जैसा मैं कहता हूं वैसे करो। तब राजा ने मुझे सील बंद लिफाफे का अपना योजना बताई। उन्होंने बताया तुम्हारे बारे में कि वो तुमसे मिले थे, तुमसे काफी निकट आ गए और किसी अंतरंग क्षण में तुमने उनको बताया था कि तुम इंपोर्टेंट हो, नपुंसक हो। वो बात राजा को जच गई। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी मेरे से शादी कराई और इसी वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। और समझ के सारी बात। अब रानी फिर से देखती है उसकी मैगजीन कहां गई। राजा को तो कट दुख, क्या करे। रानी देखती है कहीं मैगजीन कहां पड़ी है। इतनी देर में कुछ जैसे कक्ष में, शयन कक्ष में कोई भूचाल सा आता है। वो देखती है, अपने बाएं तरफ मुड़ती है, राजा की तरफ देखती है। राजा था ही नहीं बेड पर, पलंग पे है ही नहीं। सामने देखती है, वो बिल्कुल दानव की तरह खड़ा हुआ है, तलवार निकाले हुए। वो परेशान हो जाती है देख कर कि इसमें इतनी ताकत कैसी आई। अब राजा की बारी थी। राजा ने कहा सिपाहियों फौरन जल्लाद को लेके आओ। जल्लाद लाया गया। रानी तो सख्ते में थी, ये क्या हो रहा है। जल्लाद आया, उसने कहा ले जाओ उस उल्टा को और वही करो जो एक देशद्रोही को साथ होता है। अब रानी आंसू ही आंसू, और उन आंखों से आंसुओं के अलावा सवालों की झड़ी बह रही थी। राजा ने देखा, समझा। ठहरो, तुम जाना चाहती हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ राजा ने कहा देखो मेरे को तो 1 हफ्ते के बाद पता लग गया था कि मैं निस्तेज होता जा रहा हूं, मेरी ताकत घटती जा रही है। तो मुझे राजवैद्य ने बताया कि आपको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और वो स्लो पॉइजन जो बहुत पावरफुल है, और ऐसा स्लो पॉइजन जो स्लो पॉइजन की तरह डिटेक्ट नहीं होगा, उसको पहचाना नहीं जाएगा कौन सा स्लो पॉइजन है, और ये अल्टीमेटली ऐसा लगेगा कि ये एक नेचुरल डेथ है। तभी मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि सबने बताया कि मेरा खाना तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार चेक होता है। टेस्टर्स हैं, ऑफिशियल टेस्टर्स हैं। मैंने बताया कि हाँ, राजवैद्य ने पूछा कि आखिरी आपका आहार क्या होता है, तो मैंने बताया कि रानी दूध देती है, वो खुद देती है। अब हमने दूध चेक करा, हमें समझ में आ गया कि हाँ उसमें स्लो पॉइजन है। हमने उसकी अलमारियां चेक करी, सारा वो चेक करा, देखा स्लो पॉइजन की शीशे निकल रही। हमने कुछ नहीं करा, हमने उसको सब चेंज कर दिया, उसको विटामिन से चेंज कर दिया। तुम्हें कारों का खबर नहीं हुई। ये सारा का सारा जो
राज वैद्यों का डिपार्टमेंट है, वो एक्टर बन गए, एक्टर में तब्दील हो गए। तुम्हें कानो कान खबर नहीं हुई। और अब मेरे पास सिर्फ एक ही इच्छा थी, मैं जानना चाहता था कि तुमने ये क्यों किया। तो वो तुमने बता दिया, तुमने बता दिया क्यों किया, कैसे किया, अपना गुनाह कबूल कर लिया। वही मैं सुनना चाहता था। अब राजा जल्लाद को बोलता है, ले जाओ उसे। दोस्तों, मैं राजीव शर्मा, स्टोरी टेलर, राइटर, एक बार फिर से आपके सामने अपनी एक ओरिजिनल सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी लेकर। इस कहानी का शीर्षक है हरी बोतल में वसीयतनामा। सूरज के हाथ से फोन गिर जाता है। उसकी पत्नी किरण देखती है, फोन उठाती है। फोन को कुछ हुआ नहीं था। उसका कंधा झकझोर के पूछती है कि क्या हुआ। फोन अभी भी चालू था। सूरज उसको इशारे से कहता है चुप रहने को, खामोश रहने को, और फोन को दोबारा कान पे लगा करके बाहर जाता है। 2 मिनट के बाद बात खत्म करके आता है। किरण पूछती है कि क्या हो गया, तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो। किसका फोन था? सूरज कहता है सूर्य प्रताप जी का फोन था। सूर्य प्रताप जी, वही जो लाला जी के बेस्ट फ्रेंड है, वकील भी है, शिलांग में उनके साथ ही रहते हैं। हाँ हाँ भाई, वही सूर्य प्रताप जी। हम और किसी सूर्य प्रताप को नहीं जानते, चिढ़ कहा उसने सूरज ने। अब किरण समझ जाती है कि कुछ बात गंभीर है, पतिदेव कुछ ज्यादा चिढ़ा हुआ है। पूछती है कि क्या हुआ क्या। तो कहता है कि भाई बहुत बुरी खबर है, दादाजी का स्वर्गवास हुआ है। अच्छा, आगे? तो इस वजह से तुम्हारा फोन हाथ से गिरा था क्या? कहते हैं अरे नहीं, आगे तो पूरा सुन। कहती है हाँ, मैं भी जानती हूँ ना आपको कि आपको कितना प्यार है अपने बाबूजी से, अपने लाला जी से। फोन क्यों गिरा था ये बताओ। अरे फोन यूं गिरा था कि सूर्य प्रताप जी ने कहा कि लाला जी अपने पीछे 5,000 करोड़ की जमीन जायदाद संपत्ति छोड़ के गए हैं, और वो जमीन जायदाद संपत्ति किसको मिलेगी, वो वसीयतनामा मैं उनका पढ़ के सुनाऊंगा। दाह संस्कार अब से 10 मिनट के बाद शुरू हो रहा है, और दाह संस्कार जहां पर हो रहा है वो हरिद्वार में, जहां पर हम रहते हैं, वहां से 40 से 45 मिनट की दूरी है। अब उन्होंने ये कहा है, शर्त यह है कि वसीयत नामा सुनने के लिए सिर्फ 10 लोग आओगे तुम। यानी 10 लोग कौन? 3 बेटे और उनकी बहुएं, 2 बेटियां और उनके पति। कोई 11वां व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना, ऐसा बोला उन्होंने कि हर वक्त कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर मेरी ओर से नजर रखे हुए है। अब किरण कहती है चलो चलो जल्दी मैं कामनी को, सेवा को बुलाती हूँ, आप भी अपने भाइयों को, चंदू को, गुरु को बुला लो, जल्दी करो। अब देखिए 5,000 करोड़ का प्रताप देखिए, जो रास्ता 40 से 45 मिनट की दूरी
थी और उससे कम में नहीं तय होना था। ये 29वें मिनट 10 के 10 लोग वहां पहुंच गए। पहुंच के देखते हैं तो चिता गुजर रही थी। लगभग जल चुकी थी और उसके पास ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जो सूर्य प्रताप था। आ गए आप, चलिए कार्यवाही शुरू करते हैं। वसीयतनामा खोल रहा हूं, आप सब देख लीजिए, सील बंद है आपके। अब ये वसीयतनामा मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जब तक तुम पहुंचोगे बहुत देर हो चुकी होगी। अब सूर्य प्रताप बीच में रुकता, कहता है कि लाला जी का कल स्वर्गवास हुआ था शिलोंग में, और उनके कहे मुताबिक मैंने ये सब करा। हाँ, चार्टर्ड प्लेन से उनको लेके आया हरिद्वार, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनकी अंत्येष्टि हरिद्वार में ही हो, और उनकी ये भी इच्छा थी कि उनकी अंत्येष्टि में तुम 10 नालायक लोगों का किसी का भी हाथ ना हो। इसलिए ही उन्होंने शर्त ही ऐसी लगाई थी कि जब तक तुम पहुंचोगे तब तक तो चिता जल चुकी होगी। ये उनकी चिता को आग लगाने का जिम्मा उन्होंने मुझे दिया था। अब आगे वसीयतनामा सुनो। तो सुनो मूर्खो, नालायको, जिंदगी में तो तुम किसी काम के थे नहीं। अब एक आखिरी मौका तुम्हें देना मेरा पिता का फर्ज बनता है। मैंने अपना असली वसीयतनामा एक हरी बोतल में कैद किया है, एक लाल रंग के मखमल के टुकड़े में लपेट करके हरी बोतल में डाल करके जो यहां से 10 मिनट की दूरी पर है, अब से 10 मिनट पहले उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया है, उस हरी बोतल को। मेरे 5,000 करोड़ की संपत्ति उस व्यक्ति को मिलेगी, तुम 10 में से एक को, जिसने भी वो हरी बोतल निकाल ली। अब पढ़ लिया विचित्र सा वसीयतनामा सूर्य प्रताप ने, और सबने सुन लिया। लेकिन खड़े के खड़े रहे। तो सूर्य प्रताप ने कहा, भाई जाओ भाई, काम पे लगाओ। क्या हो गया? अच्छा, समझ गया। तुम्हारी हालत देख के पता लग रहा है कि तुम यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से आए हो। तुम्हारे जेब में पैसे दबड़ी होगी, तो तुम हरी बोतल गंगा जी में बिना नाप के कैसे ढूंढोगे? तो ऐसा करो, लाला जी ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। जाओ और जेटी पर 5 स्पीड बोट्स रखिए, क्योंकि 10 लोग तो तुम एक दिशा में जा नहीं सकते नहीं। तो जैसा उनका निर्देश था वैसे मैंने 5 स्पीड बोट्स की व्यवस्था करी है। जाओ, और अब सिर पर पैक रख के भाग गए। जो दिशा बताई थी वहां पर चले गए। स्पीड बोट्स में बैठते ही 5 दंपति के चेहरे पर कुछ एक अजीब सा हर्षोल्लास था। ऐसा लगता नहीं था कि अभी अभी उन्होंने अपने पिता को खोया था।
एक जैसे कि एक कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, एक क्रिकेट मैच शुरू होने जा रहा है, एक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। कौन जीतेगा उसे? दो घंटे हो जाते हैं, पांचों स्पीड बोटें चले जा रही हैं गंगा जी जा रही हैं, फिर ऊपर से वापस ऊपर आ रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं, फिर ऊपर आ रही हैं। अब सूरज को, जो सबसे बड़ा बेटा था लाला जी का, लाला चतुरदास का, और वो लाला चतुरदास नाम को चतुर नहीं थे, काम से भी चतुर थे। वो लाला थे जो आज से 20 साल पहले हरिद्वार में अपनी हवेली, जहां पर ये उनके बेटे बहुए और बेटी और दामाद रहते थे, ये उस वक्त जो हवेली थी गजब की शान शौकत थी। और जब उन्होंने देखा था कि उनके बेटों का, बहुओं का रवैया, इनको बहुत परेशानी हुई। कई बार अल्टीमेटम सुधर जाओ, नहीं सुधर, तो लाला जी खुद चले गए अपने प्रिय दोस्त सूर्य प्रताप के साथ शिलांग टिम्बर का व्यापार करने के लिए, लकड़ी का। वो व्यापार कुछ ऐसा फला फूला कि बहुत ही जल्दी बहुत बड़े व्यापारी बन गए। तो बच्चों ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। लाला जी ने सूर्य प्रताप के मार्फत संदेशा भिजवा दिया था कि भीख का कटोरा भेज देना, अपनी शक्ल मत दिखाना, अपनी आवाज मत सुनाना, समझे? अब इन पांचों दंपतियों को, 10 लोगों को समझ में आ गया था ये तिलों में तेल नहीं है, और लाला जी खफा है, सख्त रूप से खफा है। क्यों खफा है, कितना खफा है, इस सब में नहीं जाना, लेकिन इतना जरूरी है समझना कि अब ये ठीक नहीं रहेगा, मुनासिब नहीं रहेगा हमें उन्हें कांटेक्ट करना। अब वो जब चाहे कांटेक्ट करें या ना करें। और वही हुआ, सालों साल बीते चले गए। अब जब गंगा की लहरें कभी नीचे जा रहे थे, कभी ऊपर आ रहे थे स्पीड बोट्स में, ये कोई नॉर्मल कश्तियां नहीं थी, स्पीड बोट्स थी। तो ये सारे के सारे पिछले के जिंदगी के जो सीन थे उनके दिमाग से कौंधते जा रहे थे, एक रील की तरह सभी के जहन में। अब सूरज को कुछ ब्रेन वेव आई, उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अपनी स्पीड बोट एक किनारे पर जहां देखा उसने कुछ अच्छा सा किनारा था, थोड़ी पेड़ थे, थोड़ी शाम थी, वहां लगा दी। उसकी देखा देखी बाकी 4 स्पीड बोट भी वहीं पर, लेकिन अब वो सब के सब 10 लोग तो वहीं पर रुक गए, इकट्ठा हो गए। बात नहीं हो रही थी, बात होती भी तो कैसे, 20 साल से यही तो चल रहा था। सूरज ने शुरू किया,
देखो, मेरे पास कुछ है कहने के लिए जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अब वो 10 के 10 लोग जब एक जगह व्यवस्थित रूप से इकट्ठे हो गए और जब उन्होंने बाकी सबने सुना कि सूरज ने कहा कि मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण है कुछ कहने के लिए, तो सबको लगा, किसी को कुछ पता नहीं था, किरण को भी नहीं पता था कि क्या कहना चाह रहे हैं। सूरज ने कहा, देखो भाई, 12 बजने को है, सूरज सिर पे चढ़ के है, स्पीड बोट से गंगा जी में हरी बोतल ढूंढना वैसे ही है जैसे कि राख के ढेर में चिंगारी ढूंढने की कोशिश करना है। मेरी समझ से तो बाहर है ये सारी की सारी मशक्कत। तो आप लगे रहो यहां पर, आप शाम तक आपका समय है, छोड़िए ना शाम तक की बात, आप यहां पर महीनों महीनों सालों सालों लगे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। अब कामिनी बोलती है बड़ी बहन कि तो भैया क्या करें, सेवा कहती है, क्यों ना करें यार, अरे यार आउटसोर्सिंग का जमाना है, ये तुम्हारा काम थोड़ा है, ये मछुआरों को काम है। अब चंदू को भी और गुरु को भी, जो सूरज के छोटे भाई थे और कामनी और सेवा के बड़े भाई थे, बात समझ में आई। सबने ये कहा कि भाई मल्लाहों को, मछुआरों को पकड़ो। अब सवाल ये कि मछुआरों के तो पैसा मांगेंगे, उनके पास देने को कुछ था ही नहीं, वो तो दारिद्र्य के अलावा उनके पास था ही क्या। उनके जो कपड़ों की हालत जर्जर, उनकी जो घर की हालत, जो हवेली जो कभी शानो शौकत से होती थी, कभी करना रुक जाओ। तो ये बात सबको जची कि भाई मछुआरा के बिना कुछ नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ शाम तक का समय है, हरी बोतल ढूंढना। हरी बोतल कहां से मिलेगी, बहती हुई गंगा में, कोई नहीं मिली, 2 घंटे हो गए। खैर, जब सवाल ये था कि भाई मछुआरे कुछ पैसा मांगेंगे, देंगे क्या, तो इन्होंने 5 स्त्रियों ने, औरतों ने कहा कि उसकी आप चिंता मत करो। अब ये जो 5 पुरुष थे, उनकी आश्चर्यचकित होने की बारी थी। बहरहाल सूरज ने मछुआरों को संपर्क किया। मछुआरों ने कहा कि हम इस सारे का 50,000 रुपये लेंगे एडवांस में, और 50,000 रुपये बाद में, काम करने के बाद। और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। अब इन्होंने कोशिश भी करी बताने की, भाई 50,000 छोड़, हमारे पास इस वक्त 5,000 रुपये नहीं है, 500 रुपये नहीं है। उन्होंने कहा जी हम काम करना शुरू करेंगे, ये काम भी तो टेढ़ा है। तो अब सारी स्त्रियों को समझ में आ गया, उन्होंने अपना मंगलसूत्र निकाल के दे दिए कि लो भाई, पेश कीजिए, लो काम शुरू। अमरता क्या करता है, 5,000 करोड़ का लालच तो कुछ ऐसे ही है। 5,000 करोड़ के लिए 50 का इन्वेस्टमेंट, ये कोई रकम है? कितना छोटा इन्वेस्टमेंट, कितनी बड़ी रिटर्न। क्या उनको ये रकम 50,000 की जो उन्होंने एडवांस की जो निवेशित करी, इसका कोई फायदा उठा पाएंगे?
मछुआरे पैसे लेके चले गए। अब ये 10 लोग बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे हैं। सेवा पूछती है कि भाई ये वापस भी आएंगे, इनके तो कोई चेहरे भी नहीं जानता, 50,000 रुपये दिए इनको। कामिनी बोलती है चल पागल, 50,000 रुपये नहीं, मंगलसूत्र दिए। तो हाँ, तो मंगलसूत्र भी तो असली सोने की तो है, उससे ज्यादा की है। कहते हैं हाँ वो अलग बात है। तो चंदू कहता है बिल्कुल वापस आएंगे, क्योंकि यहां पर जैसे रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली बंधे होते हैं, हिल रिजॉर्ट्स पर जैसे खच्चर और उनके सेवक बंधे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मछुआरे बंधे होते हैं। इनको रोजाना कमाना है, एक बार नहीं। गुरु भी कहता है कि हाँ भाई सब ठीक कह रहे हो। अब चलो सब आश्वस्त हो जाते हैं। अब बाकी लोग क्या करें, सिर्फ इंतजार करेंगे। लेकिन सूरज कुछ एक ऐसी तान छेड़ता है जहां पर वो बरबस सारे लोग उससे जुड़े चले जाते हैं। सूरज कहता है कि देखो, हम आज जिस मुकाम पर हैं, 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके 5,000 करोड़ जीतने की हमारे लालसा है। हमें इस सब से भी कोई मतलब नहीं कि हमारे बाबूजी, हमारे लाला जी हमारे बीच में नहीं रहे। हमसे बड़ा कबीला आदमी, हमसे बड़ा जलील आदमी कौन होगा? बाकी सब 9 के लोग, 9 के 9 लोग एकदम से यक बयक चुप हो जाते हैं। सूरज बोलता है ये तो किया हमने 20 साल पहले, ये तो वजह थी जिस वजह से लाला जी हमसे दूर चले गए। नहीं तो लाला जी ने हमें
जो मर्जी चाहो। अब मैं तो इस सब में चुक नहीं हूं। अब थोड़ी हड़बड़ी होती है, हलबली भी होती है, परेशानी होती है। बाकी के 9 लोग हरकत में आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि सूर्य भैया ये सब क्या है। देखो भाइयों बहनों संबंधियों, समझ लो बात को। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं करने वाला। हरी बोतल मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, जय भारत। मैं अब इस सब से ऊपर हो गया हूं। मैं दादाजी का खतागार हूं, गुनाहगार हूं। मैं और सिर्फ मैं उस गुनाह को कबूल करता हूं और अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। अब बाकी के 9 लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? अब जब 8 लोग इन 2 लोगों से दूर चले जाते हैं तो सूरज और किरण अकेले रह जाते हैं। सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण पूछती है उसकी बीवी, ये क्या हो रहा है? सूरज कह रहा है जो हो रहा है होने दो। अब मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं जब मुझे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। किरण भी देख के हैरान थी कि उसके पति के चेहरे पर जहां झाइयां रहती थी, बहती रहती थी, आज उसी चेहरे पर उसको एक अजीब सा तेज दिख रहा था। किरण को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको यह एहसास था कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब सूरज और किरण चुपचाप बैठे। अब देखते हैं कि बाकी के 8 लोग उनके परिवार के वापस आते हैं। बात करती है कामिनी, बड़ी बहन। दोनों में से बड़ी मतलब कामिनी और सेवा। आप लोग सब तैयार हैं? कुछ हमने निर्णय किया है। सूरज कहता है भाड़ में गया तुम्हारा निर्णय, तुम्हारे निर्णय से मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी सब लोग परेशान होते हैं, ये क्या हो रहा है? ये ढाक के 3 पद हो रहा है क्या? सेवा पूछती है भैया क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। पहले मेरी बात सुनो। तुमने जो भी वहां पर जो भी गुपचुप तुमने किया है मुझे नहीं पता। मैंने भी कुछ निर्णय किया। सुनो मेरी बात। जी आप बताएं। सारे कान लगा के सुनते हैं कि सूरज ने क्या निर्णय किया। सूरज कहता है देखो, पहली बात, पहला निर्णय कि जो ये हरी बोतल में ये वसीयतनामा है, अगर है, और अगर हमें ये मिल जाता है, यानी हरी बोतल मिल जाती है, तो ये खाली उस व्यक्ति का नहीं होगा जैसा कि वसीयतनामा की शर्त है,
जिसको वो हरी बोतल प्राप्त होती है। आज अभी मैं ऐलान करता हूं कि मुझे भी मिले वो खाली, उस सब पर, उस पूरे वसीयतनामा पर, उसकी जो भी शर्तों पर हम 10 का पूरा हक होगा, मैं वो हक तुमको देता हूं। हाँ, आगे बोलो। बाकी सब खुश होते हैं, ताली नहीं बजाते, ताली बजाने का मौसम नहीं था। बाबूजी चले गए थे, लाला जी चले गए थे, गमगीन तो थे, ठीक है। 5,000 करोड़ शायद लाला जी से ज्यादा मायने रखते थे, लेकिन लाला जी तो लाला जी थे। अब कामिनी बोलती है, देखो भैया, भाभी, हमने अभी एक मीटिंग करी है, हम 8 लोगों ने, हमने डिसीजन लिया है, हमने निर्णय लिया है कि अब लाला जी चले गए हैं, अब लाला जी चले गए हैं। अब कामिनी बोलती है, बोलिए आपने, मुझे भी कुछ बोलना है, हमें भी कुछ बोलना है, हम सबके बिहाफ पर हम सब ने निर्णय लिया है कि लाला जी के जाने के बाद आप ही हमारे सर्वोपरि हो, आप ही हमारे परिवार के मुखिया। इसका मतलब क्या कि आज से, अभी से, जो भी आप किरण भाभी कहेंगे वो हमारे लिए मान्य है, कोई सवाल नहीं। जो आपने कहा वही हम भी कह रहे हैं। जो आप लोग, 2 लोग जहां पर सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, शायद वही हम 8 लोग उधर मंथना कर रहे थे। तो कहना चाहिए कि आग बराबर है, और हम इस बात से बिल्कुल सब के सब 10 लोग इस बात से हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि भाई ये सब चलेगा नहीं। लाला जी के जाने के बाद सेम निजाम नहीं चलेगा, हमें बदलना होगा, हमें आज से, अभी से, तुरंत बदलना है, और हम बदलेंगे आपके नेतृत्व में, सूरज भैया, किरण भाभी। भैया तो कमाल हो गया, 10 के 10 लोग आपस में खूब गलबैया करें, अश्रुधाराएं बहीं, पता नहीं कितना कितना पानी बह गया होगा उन आंखों से, शायद गंगा से भी ज्यादा। अब जो होता है बहुत जल्द से जल्द होता है, आखिरी एपिसोड है।
सामने है। अब गावनी की बारी थी चीखने की। देखा तो सामने दो व्यक्ति चले आ रहे थे। आगे तो स्वयं लाला जी थे, पीछे पीछे जोरे प्रताप। कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। सब लोग गए बदहवासी की हालत में कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या माजरा क्या है। लाला जी ने समझाया, देखो तुमको सीधा करने का और कोई इलाज था नहीं। अब मैं कभी भी चला जाता, लेकिन मैं तुम्हें सीधा नहीं कर पाता। सूर्य प्रताप ने ही ये सुझाव दिया था मेरे को कि इससे पहले कि आप जाओ ऊपर, तो क्यों ना ऊपर जाने की एक रिहर्सल कर लो। और फिर मेरे दिमाग में सब आइडिया आया, प्लॉट आया, और तुम उस पर खड़े उतरे। तुमने वो सब किया जो 20 साल में कर पाए। चलो, लेकिन मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। अब सब कुछ थे, सब कुछ थे। मेरे बच्चों में 5,000 करोड़ की मेरी संपत्ति नहीं है। अब सब ने कहा, कामी ने कहा, सेवा ने कहा, गुरु ने कहा, सबके सब गले लग गए। हमें परवाह नहीं, आपकी 5 रुपए की संपत्ति हमें परवाह नहीं, आप चाहिए हमें। अब लाला जी ने मेरे को हटाते हुए, अलग करते हुए, मेरे बच्चों सुनो तो सही, मेरी संपत्ति कोई 10-12 हजार करोड़ की है। और अब हम उस भूता हवेली में नहीं जा रहे हरिद्वार में, हम यहां से सीधा हम जा रहे हैं नई दिल्ली। अमृतसर के कुमारों ने एक मैंने बंगला खरीदा है जिसमें हम सब इकट्ठे रहेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा वसीयतनामा काम आया, नकली वाला भी, असली वाला भी। और मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद किसी वसीयतनामा की जरूरत नहीं पड़ेगी, न असली न नकली। अब ये कहते हुए सबके सब लोग जा रहे हैं। पीछे पीछे, सबसे पीछे, ये उन 11 व्यक्तियों के पीछे आ रहा सूर्य प्रताप। और जाते जाते मछुआरों को 50,000 रुपए उन्होंने हाथ से निकाले जेब से, और सारी 5 स्त्रियों के मंगलसूत्र अपने हाथ में लिए।